नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा 03 के तहत FLN कोर्स प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स से संबंधित मुख्य रूप से 3 बातें। पहला, कोर्स लगातार करना है, अर्थात बीच बीच में स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा, महत्वपूर्ण भाग को नोट करना है। और तीसरा, हर कोर्स के बाद एक आकलन होगा। उस आकलन में 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न में अगर 14 प्रश्न अर्थात 70% आपके उत्तर सही होंगे तो आपको मिलेगा एक डिजिटल सर्टिफिकेट। लेकिन अगर 14 से कम होंगे तो आपको 2 चांस और मिलेंगे, अर्थात कुल 3 चांस में आपको 70% अंक लाने हैं। लेकिन एक मेरा सुझाव है कि पहली बार में अगर 14 से कम आते हैं तो तुरंत दोबारा नहीं करना है, बल्कि मुख्य भागों को दोहराकर फिर से प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को करना है। मुझे उम्मीद है कि इन 3 बातों को ध्यान रखने पर आपको 70% अंक जरूर आएंगे, अर्थात 14 प्रश्न से ज़्यादा सही होंगे। मॉड्यूल 3, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। इसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी में लगभग 40 प्रश्न रहते हैं, लेकिन आपके पहले प्रयास के लिए मात्र 20 प्रश्न होते हैं। प्रश्न को आप सावधानी से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 70% अंक जरूर आएंगे। अगर किसी कारण से आप जल्दी अगर पढ़ते हैं तभी 14 प्रश्न सही नहीं होते हैं। आप अपने प्रश्नोत्तरी से इस प्रश्नोत्तरी को मिला सकते हैं। इसका पहला सवाल है कि NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और इसका दूसरा प्रश्न, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे अच्छा विकल्प है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। इस तरह इसका तीसरा प्रश्न होगा, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो एक समय में कम से कम 4 व्यवस्था करना चाहिए, 4 की, और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी से बदलते रहना चाहिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं, कौन कौन। तो इसका सही उत्तर है साथियों के बीच परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो इसका अगला सवाल, एक बार बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो इस साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं। दूसरा, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। ये सही विकल्प है, लेकिन इसमें क्रम जो है 2 नंबर पर है। हो सकता है कि आपका जो प्रश्न है उसमें यह विकल्प तीसरा भी हो सकता है। तो अतः क्रम न देख के प्रश्न देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, 2-3 बार दोहराएंगे तो सही उत्तर मिल जाएगा। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सामग्री दी गई है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक जो है खोजबीन के लिए सामग्री है। नेक्स्ट है, कला द्वारा सीखने का सही उदाहरण क्या है। तो यहाँ भी 4 विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। ये कला सीखने के लिए जरूरी है। और अगला प्रश्न है कि गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है। तो इसके लिए पहला विकल्प कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। तो आपका क्रम पहला नहीं दूसरा भी हो सकता है, इसलिए क्रम नहीं प्रश्न का उत्तर देखेंगे। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। तो इसमें
सही जानकारी करने, परिस्थिति की समीक्षा करने, निर्णय लेने के तरीके, ये सही विकल्प है। और अगला प्रश्न है कि कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। और अगला प्रश्न है इसी से अगला सवाल है कि बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता होगी कि कक्षा को हम हर तरफ से पहुंच में हो, यानी हर तरह से कक्षा को देख सकें। तो इसका अंतिम विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है कि बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके के नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि हमने कोर्स में देखा है कि बच्चे की सबसे पहले रुचि जानते हैं, उसके बाद उसका पसंद जानते हैं और तब सीखने की शैली को जानते हैं। तो ये दूसरा वाला क्रम सही है, लेकिन आप सही उत्तर देखेंगे, क्रम नहीं देखेंगे। उच्च श्रेणी के बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो उच्च श्रेणी वाले बच्चे का अर्थ है कि अक्सर विविध प्रकार से वे सोचते हैं। विविध प्रकार से सोचने वाले बच्चे उच्च बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो जाहिर है कि सीखने सिखाने का केंद्र कौन सा होगा? बच्चा होगा। तो इसका सही उत्तर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बच्चा है। और अगला सवाल, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ हुआ? तो समग्र रूप से जब बच्चे सीखेंगे तो बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो ये समग्र रूप से सीखने का यही अर्थ है। और अगला प्रश्न है कि जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, यानी उनकी इच्छा रहती है जानने का, वो जिज्ञासु कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो चिंतनशील जो बच्चा होगा वो नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। तो इसका अंतिम विकल्प है, लेकिन आप सही उत्तर देखेंगे, विकल्प क्रम नहीं देखेंगे। अगला सवाल, कक्षा में एक ही समय सभी गतिविधि या रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करनी चाहिए? तो एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करें और प्रत्येक 15 दिन पर इसको बदल दें। अगला सवाल है कि बच्चे के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक आजीविका लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो जब जो भी हम स्कूल कार्य या भविष्य के शैक्षिक करते हैं तो उसको देखने का तरीका है कि जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें बहुत आनंद आता है, तो ये देखने का सहसंबंध है। अगला प्रश्न है कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो यह तो सबको पता है कि ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है, 5। और अगला प्रश्न है कि बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो बेहतर बच्चे कब सीखेंगे? जब स्वयं करके वे सीखेंगे, यानी जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं उस समय बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर विकल्प 2 है, क्रम बदल भी सकता है, ध्यान देंगे। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो सामूहिक पसंद का अर्थ है कि किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देने, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना। तो ये जो है सामूहिक पसंद का यही अर्थ हुआ। और अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो क्लास में या वर्ग में कुछ जो सामग्री होती है उनसे बच्चे कैसे संबंध बनाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के सीखने या खेल सामग्री के साथ संलग्न होना, मैंने उसके साथ इंगेज है, यानी वो सीख रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो संभावित रुचि का मतलब है कि किसी चीज़ के में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है और जब जान जाए तो उसकी रुचि उसमें हो जाए, ये है संभावित रुचि। अगला प्रश्न, बच्चे के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो हम सभी शिक्षक हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो हमारी भूमिका होनी चाहिए सहायक के रूप में,
यानी बच्चा सीखता है तब सहायक की भूमिका में है। अगला प्रश्न, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? कि बच्चा अगर सीखना चाहता है या सीखने के पसंद की बात करें तो उसका मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव बच्चे को सीखने की पसंद को प्रभावित करता है। और अगला प्रश्न है कि बच्चे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो बच्चे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का 3 तरीका है। आप यहाँ पर तीसरा विकल्प है 3, लेकिन आपका क्रम बदल भी सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के तरीके कितने हैं? कुल 3, विकल्प 3 नहीं। सीखने के तरीके जानने से हम क्या समझते हैं? तो कोई सीखने का तरीका जानना है तो उसका हम निजी पसंद जानेंगे, तब उसका तरीका जानना हमारे लिए आसान होगा। और इसी कड़ी में अगला सवाल है कि बच्चे की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? कि बच्चे की रुचि हमको जानना है, तो बच्चे की रुचि कितने तरह की है वही जानने के लिए मौजूद रुचि और संभावित रुचि दोनों जानेंगे, तब बच्चे की रुचि के बारे में जानकारी मिलेगी। और सवाल है, बच्चे के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? मैंने बच्चा अलग अलग क्यों सीखना चाहता है या इसका, तो जानकारी ग्रहण करने, परिस्थितियों को समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, इससे बच्चे के ये प्रश्न का उत्तर है। और कक्षा के बाहर वातावरण या प्रकृति तक पहुंच या स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रोत्साहित करने का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प है कि कक्षा के बाहर के वातावरण या प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव, ये समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है कि हम उसका समीक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार अन्य प्रश्न को आप देखेंगे, जैसे कर के सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो बच्चा जब कर के सीखता है तो ये अनुभव उसका कर के सीखने का अनुभव का अर्थ यही है, कर के सीखना। तो जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? तो दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श, तो ये 4 साधन थे। और गतिविधि या रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। प्रश्नोत्तरी करने के पहले कोर्स के दरमियान मुख्य भाग को जो आपने नोट किया है उसको 1-2 बार दोहरा लें, तब प्रश्नोत्तरी करें। प्रश्नोत्तरी में ज़रूरी नहीं कि ये सारे सवाल होंगे, इसके अलावा भी कुछ सवाल हो सकते हैं। अतः आप कोर्स का मुख्य भाग दोहरा कर करेंगे तो निश्चित रूप से 70% जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा अंक मिलेंगे, अर्थात 14 सवाल से ज़्यादा सही होंगे। तो आप प्रश्नोत्तरी कभी भी करें तो मुख्य भाग को दोहरा कर करें, ये मेरा छोटा सा अनुरोध है। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।